घर हर इंडियन का एक सपना होता है कि आज नहीं तो कल उसका खुद का एक घर हो। और आजकल सोशल मीडिया पे एक नया डिबेट चला है, खुद का घर होना चाहिए या रेंटेड घर। जहां मैक्सिमम फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स इस चीज पे अड़ चुके हैं कि भाई साहब आपको घर लेना ही नहीं है, रेंट में रहो। वहीं पर काफी सारे लोग इस पे वार्तालाप और डिबेट करते हुए कहते हैं कि भाई ऐसे कैसे, घर तो होना ही चाहिए। मैंने सोचा लॉजिकल तर्कों के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक वीडियो बनाया जाए जहां पर आपको पता लगे कि भैया घर लेने का फायदा है या नुकसान। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहली चीज, क्या घर लेना जरूरी है? वो भी मैं बात कर रहा हूं 2023, 24, 25, 26 में। पहली चीज है, अगर आप एकदम यंग हैं, आपकी करियर की स्टार्ट हो रही है, तो जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास खुद का घर हो। लॉजिक समझते हैं। देखिए, आज के समय में ना पुराने जमाने जैसे करियर्स नहीं रहे। पुराने जमाने में आज से 30-40 साल पहले हमारे माता पिता अगर एक जॉब लेते थे तो उसी में अपना पूरा जीवन निकाल लेते थे। किसी ने पोस्ट ऑफिस से काम शुरू किया तो पूरा जीवन पोस्ट ऑफिस में निकाल दिया। किसी ने ड्राइविंग का काम शुरू किया तो पूरा जीवन एक ही सिटी में रह के ड्राइविंग में निकाल दिया। और किसी ने रेलवे स्टेशन में टीटी का काम शुरू किया तो वो पूरी तरीके से टीटी में ही निकाल दिया। लेकिन आज के समय में जॉब्स इतने ज्यादा डायनेमिक हो गए हैं कि आज आप शायद मुंबई में काम कर रहे होगे, परसों पुणे में और नरसों मिर्जापुर में। मतलब बात ये सिंपल सी है कि आपके करियर्स बहुत डायनेमिक हो गए और आपका करियर जब शुरू होता है तब आपको पता नहीं है कितने शिफ्ट लेना है। एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसने आईटी में जॉब शुरू करी और उसके जैसे 6 साल हो गए तो उसने कहा था यार ये कंपनी इतनी बढ़िया है, अब तो मुझे लगता है यहीं पर मैं प्रमोट होता जाऊंगा, दिल्ली में मस्त सेट हो जाऊंगा और यहीं पे प्रमोट होके सीधे वाइस प्रेसिडेंट और यही बन के ही निकलना है, रिटायरमेंट यहीं पे होगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोविड का जब झटका आया और जब कंपनी में छटनी शुरू हुई, अचानक से उसके प्लान्स बदल गए। और आप लोगों को बता दूं, अभी वो यूके शिफ्ट हो गया है, दूसरी कंपनी दूसरी जगह पे। और इसी के पहले उसने ठीक 3 साल पहले ईएमआई पे दिल्ली में अपना घर लिया हुआ था। तो दूसरा पॉइंट आपको ये चीज़ समझनी है कि करियर की स्टार्टिंग में जब आप घर लेने जाते हो तो स्वाभाविक सी बात है कि हर इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता नहीं है, तो उसी चक्कर में उनको लोन लेना पड़ता है। लेकिन लोग अक्सर ये नहीं समझ पाते हैं कि जब लोन लेके आप घर को खरीदते हो ना, तो आप लोन लेके घर को नहीं खरीद रहे हो, आपको खरीद रहा है आपका घर। मतलब समझ में नहीं आया? मैं बताता हूँ। जैसे ही आप लोन लेते हो, एक घर लेते हो, तो पहली चीज आप लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हो अपने ऊपर। दूसरी चीज ईएमआईज पे ईएमआईज देते हो। तीसरी चीज, खुदा ना खास्ता किसी कारणवश आपकी नौकरी चले जाती है, बिजनेस बंद हो जाता है, जॉब चले जाती है, तो ईएमआई का बर्डन अलग पड़ जाता है। तो क्या अभिषेक तुम भी घूम फिर के ये कहना चाहते हो कि घर मत लो? नहीं भैया, पहले सुनो। पहला पॉइंट से ये क्लियर होता है कि पहले आपके पास एक क्लैरिटी जब तक माइंड में नहीं आ जाए ना कि मैं इसी सिटी में अब अपना जीवन व्यतीत करने वाला हूं, तब तक घर मत लीजिए। और इसका एक कॉमन मेट्रिक होता है, जब 6, 7, 8 साल, 9 साल आप किसी सिटी में रह लेते हैं तब आपको एक फेयर आइडिया हो जाता है। जैसे कि हमारे चाचा जी दिल्ली में ही थे 25 साल पहले भी, 20 साल पहले भी। उन्होंने जॉब्स बहुत बदली, कंपनियां बहुत बदली, लेकिन उन्होंने ये फिक्स कर लिया कि दिल्ली में ही रहेंगे, तो उन्होंने अपना घर लिया। तो पहली चीज, क्लैरिटी ये नहीं होनी चाहिए भाई रेंट ले कि ये ले, पहला आपका होना चाहिए किस लोकेशन पे आप रुकने वाले हो। दूसरी चीज है, मैं आप लोगों को कहूंगा कि करियर के एकदम स्टार्ट में घर मत लो, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे कंसिडर करो। ऐसा क्यों कह रहा हूं? चलिए समझते हैं कि आप अगर थोड़ा दूर दृष्टि के हिसाब से विजनरी होके सोचते हो तो आप ये सोचोगे कि यार चलो आगे चल के मैं एक घर ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। आगे मुझे लगेगा 4 BHK, क्यों? क्योंकि मेरे 2 बच्चे होंगे, मेरी बीवी होगी, जो भी होगा उस हिसाब से, आप फैमिली प्लानिंग के हिसाब से। पहली बात है, करियर की स्टार्टिंग में आप अगर 4 BHK, 5 BHK या फिर बंगला लेने जाओगे तो उतना पैसा तो सबके पास होता है नहीं।
तो पहला आपके पास डिफिकल्टी वहां पर आता है। अब मान लेते हैं आपके पास 1 BHK या 2 BHK तक का पैसा रहता है, तो आप सोचते हैं यार अभी के लिए मैं ये ले लेती हूँ या ये ले लेता हूँ, बाद में मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 3 BHK 4 BHK पे, तो आपके पास ऑलरेडी एक बड़ा चंक ऑफ मनी, आपकी सेविंग्स और लोन ऑलरेडी चले जाता है, जिसके कारण जब आपकी सही में फैमिली आती है आपको इनिशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। और फिर जब तक आप अपना नेक्स्ट घर ले पाओ, डिपेंड्स ऑन आपकी सैलरी ग्रोथ कैसे हो रही है, बोनसेस कैसे मिल रहे हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसे हो रही है, फैमिली कैसे ग्रो करी है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस क्या है, इसके बाद आप अगर 4-5 BHK ले पाते हो तो बहुत लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता। मॉरल ये है कि जब तक आपकी शादी ना हो जाए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेज वाली सैलरी नहीं होती है, बड़ा पैकेज मैं कह रहा हूँ मतलब 30 लाख के ऊपर वाली नहीं होती है, तब तक भाई इट इज़ बेटर कि आप अपना घर ना लें। लेकिन आप में से कुछ लोग कहोगे कि यार भैया बाद में तो घर और महंगे हो जाएंगे। हमने तो देखा था यार हड़पसर पुणे में पहले वो घर आता था 50 लाख रुपए का, अब जाके देखा 70 लाख का हो गया। तलेगांव में भी महंगे हो गए, लोनावला के आसपास भी महंगे चल रहे हैं। तो एक सेकंड, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब आप थोड़ा सा समय लेके, थोड़ा सा संयम रख के, थोड़ा सा पेशेंस रख के जब आप घर लेने जाते हो, तब तक आप करियर में भी एडवांस कर चुके रहते हो, लोकेशन आपका फिक्स हो चुका रहता है, फैमिली प्लानिंग भी मोटी मोटी हो चुकी रहती है, तो आपके पास सेविंग्स उतनी हो जाती है जिसको कंपाउंडिंग के लिए आप जाहिर सी बात है इन्वेस्टिंग्स में भी लगा सकते हो। और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने के लिए हमारा चैनल तो है ही, सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप करके कहीं ना कहीं एक डिसेंट स्टेज पे आप एक पेमेंट करने लायक हो जाते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर उस स्टेज पे जाके जहाँ आपके पास एक लमसम सेविंग रहती है, खुद ने आपने कुछ हो सकता है ज़मीनें खरीद ली हैं, खुद ने कुछ और बिजनेस खड़ा कर लिया है, तो अब आप होम लोन लेके भी अगर जाते हो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। कुछ लोग कहेंगे अरे ये कैसा ज्ञान दे रहा है, लोन लेने बोल रहा है। ध्यान से सुनिए, होम लोन आज के समय पे 8 से 9% के बीच में आता है। इनकम टैक्स का बेनिफिट ले लेते हो अगर आप, जैसे काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, तो आपको वो 7.5 to 8% के बीच में पड़ जाता है टैक्स बेनिफिट के चक्कर में, जो कि मेरे दोस्त आज के समय पे लोन्स की बात करें तो वन ऑफ द लोएस्ट रहता है। तो अगर आप सरप्लस पैसा लेके अपना थोड़ा सा अमाउंट पे करके बाकी थोड़ा थोड़ा करके EMI भी देते हैं, उस समय पे जब आपका फिक्स हो जाता है लोकेशन, तो आप पैसा कमा सकते हो। अब इसमें से कुछ लोगों का रहता है कि हम प्री पे करके ना सारा का सारा लोन से मुक्ति ले लेते हैं। देखिए बाकी सारे लोन्स पे तो मैं ज़रूर कहूँगा आपको जितने जल्दी हो सके कर लेना चाहिए, लेकिन होम लोन पे आपके पास दोनों विकल्प रहते हैं। क्या विकल्प रहता है? एक तो होता है आप प्रीपे कर दो कि भाई मेरे अंदर ना बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, जैसे कि कुछ लोगों का होता है ना कि यार लोन चल रहा है तो उसका डिप्रेशन हो रहा है, तो भाई आप प्रीपे कर दो। अदरवाइज आपके पास अगर सरप्लस पैसा है, अगर आप ऐसे किसी एसेट क्लास में लगा सकते हो जिसमें आपको 8-9% से एटलीस्ट 4% ज़्यादा मिल सकता है और आपकी उस एसेट में एक्सपर्टीज़ भी है। याद रखिए दोनों चीज़ कह रहा हूँ, मैं ऐसे हवा में तीर नहीं मान रहा हूँ जैसे सारे लोग बोल देते हो कुछ नहीं तो म्यूचुअल फंड में लगा दो इधर, ना। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ भी है और पेशेंस भी है तो आप वो सरप्लस को उधर लगाओ, बिकॉज प्री पे का फिर इतना फ़ायदा नहीं होगा। ये जो सरप्लस इंटरेस्ट होगा वो भी आपके फेवर में काम करेगा और जो बीच का इंटरेस्ट है इससे आप पे कर सकते हैं, बट याद रखिए आपको इस पर एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एक और सवाल लोग कहते हैं कि नहीं यार हम तो स्टार्टिंग में वो अगर 1 BHK हमने लिया उसको बाद में रेंट पे दे देंगे ना। तो आपको बताऊं कि भारत में जो एवरेज रेंटल परसेंटेज वाइज निकल के आता है ऑन द कॉस्ट इनकर्ड वो होता है 3.6%। अब आपको समझना पड़ेगा, अगर आप घर किसी टेनेंट को भी देते हैं ना तो आपको सोसाइटी चार्जेस खुद देने पड़ते हैं, म्यूनसिपलिटी के चार्जेस खुद देने पड़ते हैं, घर पे तोड़ा फोड़ी हो गए रिपेयर्स के चार्जेस खुद देने पड़ते हैं, पुताई जो दिवाली में कराना रहता है उसके चार्जेस आपको खुद देने पड़ते हैं। जब आपके टेनेंट लोग जोर जोर से गाना बजाते हैं और उसके बाद लोगों को निकाल देते हैं सोसाइटी वाले, 3 महीने तक जब खाली पड़ा रहता है सारे सर्विस चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं। और ऐसा लॉन्ग टर्म में आपने अक्सर देखा होगा जितने लोग भी रेंट पे अपना घर देते हैं, बहुत सारे मंथ्स ऐसे भी होते हैं जब वो किसी कारण खाली रहते हैं। कैसे? मान लीजिए आपने किसी को दिया हुआ है, अचानक से 3 साल बाद वो बोलता है कि नहीं भाई अब तो अपना शादी करने का प्लान हो गया, अपन ये छोड़ के जा रहे हैं। अचानक से आपको 3 महीने वहाँ पर गैप देना पड़ता है, ब्रोकर को आपको अलग से पैसा देना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि ब्रोकर का पैसा
रेंटल्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, म्यूनसिपालिटी चार्जेस, कॉर्पोरेट चार्जेस, उसके साथ साथ फेयर अमाउंट पे इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें जब हटा देते हो, प्लस जब बीच में खाली रहता है न्यू टेनेंट के चक्कर में आपको थोड़ी रिपेयर और पेंटिंग करानी पड़ती है ना, आप ऑलरेडी 50% ऑफ द रेंटल यील्ड लूज कर चुके रहते हो। प्लस अगर नया टेनेंट चाहिए, नया किराएदार चाहिए, तो ब्रोकर को भी तो थोड़ा पैसा देना पड़ता है कि नहीं? तो आपका जो इफेक्टिव यील्ड होता है ना, वो 1.5 से 2% आ जाता है। तो डोंट यू थिंक हेडेक कुछ ज़्यादा है? मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग शायद इस चीज़ से एग्री नहीं करोगे, पर मैं ये भी बता दूं कि मैं कोई थंब रूल नहीं बता रहा हूँ। मैं बस आप लोग जो अपने एक हाउस को खरीदने का सोच रहे थे, करने का है, उनके दिमाग में कुछ चीज़ें डाल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैक्सिमम इंडियंस फेस करते हैं। और यही चीज़ें मैंने इंडिया वाले प्लेलिस्ट में, जहाँ पर हम सारे इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेलिंग में बताने की कोशिश करी है। आपका अब इससे क्या कहना है? क्या हमें घर ले लेना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए? अगर मुझसे पूछें तो कंक्लूजन तो ये होना चाहिए कि आप बिल्कुल लीजिए अपना घर, बिकॉज एक इमोशनल वैल्यू होता है। हर चीज़ को आप एक एसेट लाइबिलिटी के नज़रिए से नहीं देख सकते। अपना छत अपना होता है, बट हाँ, थोड़ा समय वेट कीजिए, अपना लोकेशन फिक्स होने का वेट कीजिए, कंसिडर कीजिए आपका करियर अपॉर्चुनिटीज़ और करियर ग्रोथ, और उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको कहाँ रहना। आशा करता हूँ ये प्रयास पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी प्रक्रिया ज़रूर लिखिए और इसी तरह वीडियोस के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ जल्द ही।